एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स में। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये समझ लीजिए अब की बार जो एग्जाम होगा उसमें भी आने के चांस हैं, क्योंकि ये कई बार रिपीट हुए हैं। तो इस वजह से मैंने इन सारे क्वेश्चंस को एक जगह लिख लिया है ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो इस बार के पेपर में। एंड मुझे इतना तो पक्का है कि अभी तक मैंने रेलवे ग्रुप डी की जितनी वीडियो बनाई है उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सारी की सारी वीडियोस देखिए, ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन उससे आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं अब आगे इन क्वेश्चंस की। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। देखिए वैसे तो 3 साइंटिस्ट मिल करके जेनेटिक कोड की खोज हुई थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस नाम आता है वो आता है हरगोविंद खुराना जी का। तो क्योंकि ये इंडियन भी है और इसके साथ साथ बोलते हैं ना मुख्य कार्य जिसका होता है उसी का ज़्यादा नाम होता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो जेनेटिक कोड की खोज का श्रेय जाएगा, ये जाएगा हरगोविंद खुराना जी को। कभी कभी एस से खुराना लिख करके आता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हरगोविंद खुराना। तो ये हो गए आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जेनेटिक कोड की खोज। अब बात कर लेते हैं जेनेटिक कोड मतलब कि आनुवंशिक कोड। अब देखिए बात करते हैं भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, तो धातुओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते रहते हैं, मैंने पहले भी बताए हैं। और ये जो है भविष्य की धातु, तो इसे बोला जाता है टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, तो आंसर है टाइटेनियम। अब देखिए आया है एलिसा परीक्षण किस लिए होता है। तो जो एलिसा टेस्ट होता है ये होता है एड्स की जांच के लिए। इससे पता चल जाता है कि जो व्यक्ति है वो HIV संक्रमित है या नहीं है। तो इसका मैं फुल नेम बता दूं, वैसे तो ये पूछा नहीं जाएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट SC ये होता है इसका फुल नेम। तो ये एलिसा परीक्षण होता है एड्स की जांच के लिए, एड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर का तार किसका बना होता है। तो हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। ये क्वेश्चन आपने इंटर में भी, शायद हाई स्कूल इंटर में भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। और कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप हाई स्कूल इंटर से पढ़े होंगे, जैसे कि केमिस्ट्री से रिलेटेड फॉर्मूला के नेम आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें भी आपके रेलवे ग्रुप डी में इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप पढ़ते थे धावन सोडा, बेकिंग सोडा, इन सारी चीज़ों के फॉर्मूले भी आ सकते हैं, इनके आपके केमिकल नेम्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। अब देखिए लिखा है घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो मैंने जब आपको पहले विटामिन पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि विटामिन K की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो ये जो हीमोफीलिया रोग होता है इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो घाव से रक्त निकलता ही रहता है, यानी ब्लड निकलता रहता है, और फिर धीरे धीरे अगर ऐसा निकलता रहता है तो मृत्यु भी हो सकती है। तो इसी के लिए जो घाव भरने में सहायक विटामिन है वो हो जाएगा विटामिन K, क्योंकि वहाँ पे रक्त का थक्का यही बनाता है। तो इसका आंसर है विटामिन K। अब देखिए गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। यहाँ पे दिनों का पूछा गया है। गाय का गर्भकाल होता है वैसे तो 275 से 280 दिनों तक माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम नॉर्मली 280 दिन लेते हैं। यानी कि अगर इसको आप ऐसे लिखोगे तो 9 माह और 10 दिन लिखा जाता है अगर मंथ के हिसाब से पूछेगा। तो इस तरीके अगर दिन के हिसाब से पूछेगा तो 280 दिन लगभग, या 283 तक भी एक्सटेंड हो सकता है, आप जानते हैं कुछ दिनों का इधर उधर। लेकिन जो मेन वैसे आपके पास ऑप्शन आएगा वो ज़्यादातर 280 का ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये जो माना जाता है 280 दिन ही माना जाता है, एक सर्टिफाइड मतलब डेट है ये। अब देख लेते हैं लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन में ये था भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भार बढ़ जाता है, भार कम हो जाता है, या फिर वैसा नियत रहता है, मतलब यही ऑप्शन, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका ये जो ऑप्शन था उसका सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर था भार बढ़ जाता है।
तो जब भी लोहे में जंग लगती है तो उसका जो वेट होता है कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। और मैं आपको बता दूं जंग क्यों लगती है, जब आपने देखा मॉइस्चर होता है, नमी मिलती है या पानी की मात्रा, कहीं से पानी मिल रहा होता है लोहे को, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ये दोनों आपस में ऑक्सीडेशन की क्रिया करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक फेरिक क्लोराइड की परत जम जाती है पूरे के पूरे में, सॉरी फेरिक हाइड्रोक्साइड की। तो उससे क्या होता है, वो एक रेड कलर की परत होती है और वही आपकी जंग होती है। तो इस वजह से क्या होता है, जब ऊपर कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा उसमें आ जाता है तो वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो इसका सही आंसर होगा ये हो जाएगा भार बढ़ता है। भार बढ़ता है। अब देखिए क्वेश्चन है आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर बनती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो। आपने बोन मैरो सुना होगा, इसको अस्थि मेरू या फिर अस्थि मज्जा भी बोलते हैं। तो यहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, अस्थि मज्जा के बारे में। अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो। जो भी लोग स्पेशली अगर वो नॉन वेज खाते हैं तो उन्होंने देखा होगा बोन्स के बीच में एक क्रीमी सा पदार्थ टाइप का होता है, वो ही होता है स्पेशली बोन मैरो। वो बोन्स के बीच में होता है और वो ऊतकों का बना हुआ होता है, यही होता है अस्थि मज्जा। तो ये वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाल अस्थि मज्जा और एक होता है पीला अस्थि मज्जा, दो प्रकार के होते हैं। तो जो रेड वाला आपका रेड बोन मैरो होती है उसी में स्पेशली आरबीसी मिलती है। आरबीसी होने की वजह से ही वो रेड होता है, वहीं पे हीमोग्लोबिन भी बनता है। और जो व्हाइट वाला बोन मैरो होता है उसमें डब्ल्यूबीसी बनती है। आप जानते हो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, जो प्रतिरक्षा का काम करती हैं, इसके साथ साथ इसी वजह से जो उसका कलर है उसमें वो कुछ येलोइश होता है और इसका कलर रेड होता है। तो मोस्टली जो आपका आरबीसी का निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होता है। और ये मैंने बता दिया, जो अस्थि मज्जा जो बताया आपको, ये सभी में, जानवरों में हो या मनुष्यों में, सब में पाया जाता है ये अस्थि मज्जा। तो बोन्स के बीच में एक क्रीम टाइप की, एक लेयर टाइप की पाई जाती है कुछ, वो ही होता है अस्थि मज्जा। अब देखिए बात कर लेते हैं मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, यानी यूरिन का कलर येलो क्यों होता है। तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण, और इसी को यूरोबिलिन भी लिखा जाता है, कहीं कहीं यूरोबिलिन भी लिख के आ सकते हैं। ज्यादातर नाम जो फेमस है वो है यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम ही है जिसकी वजह से उसका पिगमेंट, जो पिगमेंट देता है उसको, यानी कि उसका येलो कलर देता है, येलो कलर कारण है यूरिन के पीला होने का यूरोक्रोम। अब देखिए डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे। डायनासोर किससे, तो आपने बहुत सारे संघ सुने होंगे, ऑर्थोपोडा और ये बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। तो यहाँ पे ये जो है आपके डायनासोर वगैरह, तो ये आते हैं रेप्टाइल वर्ग से। रेप्टाइल यानी कि सरीसृप वर्ग, जिसमें कि आपकी छिपकलियां, मगरमच्छ, ये सारे रेंगने वाले प्राणी जो होते हैं वो भी जो है रेप्टाइल वर्ग से आते हैं, यानी सरीसृप से। तो उसी में के ही ये डायनासोर्स भी आते थे। हालांकि सारे के सारे डायनासोर रेंगते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो रेप्टाइल में ही रखे जाते थे। तो ये जो आपके डायनासोर हैं ये आते हैं रेप्टाइल यानी कि सरीसृप वर्ग से। नेक्स्ट देख लेते हैं लार की प्रकृति कैसी होती है। देखिए यहाँ लार की प्रकृति पूछी गई है। अगर आपको पीएच पता होगा तो आप बता सकते हो बिना पढ़े भी कैसा होता है कि जो लार का पीएच होता है वो होता है 6.5, और ये क्योंकि 7 से कम है, और 7 से कम अगर पीएच होता है तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि 7 से कम पीएच होने पे जो पदार्थ होता है या जो भी लिक्विड जिसकी भी आप पीएच निकाल रहे हो वो अम्लीय होगा यानी एसिडिक होगा, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा यानी कि क्षारीय होगा। तो 6.5 है यानी कि लार की प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय, और उसका पीएच क्या हो गया, पीएच होता है 6.5 लगभग। तो लार की प्रकृति हो गई अम्लीय। अब देख लेते हैं परमाणु बम के आविष्कारक कौन थे।
तो परमाणु बम के आविष्कारक वैसे तो पहले मर्फी ने बनाने की कोशिश की थी और उन्होंने काफ़ी हद तक यूरेनियम पे वो सफल भी हुए थे जब यूरेनियम पे उन्होंने बमबारी कराई थी, लेकिन वो उतना अच्छा परमाणु बम का उदाहरण नहीं पेश कर पाए थे। उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेहनत करके बनाया, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है ऑटो हैन। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है और इन्हीं को श्रेय जाता है परमाणु बम बनाने का। तो ऑटो हैन ही हैं। ऑटो हैन यही है परमाणु बम के आविष्कारक। तो मेन जो जाता है वो इन्हीं को जाता है श्रेय। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी ये जो बड़े लेवल पे चीज़ बनती है मोस्टली इसमें कई साइंटिस्ट मिल के काम करते हैं, लेकिन नाम किसी एक का ही फेमस होता है और उसी को हम लोग याद रखते हैं जिसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो मेन जो हो जाएगा आपको लर्न करना है ऑटो हैन। अब देखिए भारी जल किसे कहा जाता है। भारी जल, आसुत जल, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी अपने हाई स्कूल इंटर में भी। तो भारी जल कहा जाता है D2O को, यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसी को ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी हम लोग बोलते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। भारी जल किसे कहा जाता है, वहां पे ऑप्शन में आया था D2O, H2O, इस तरीके के ऑप्शन आए थे। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था D2O, यानी कि ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अब देख लेते हैं बेकिंग सोडा का सूत्र व रासायनिक नाम। वैसे तो सूत्र ही आया था, रासायनिक नाम मैंने एक्स्ट्रा उसमें दे दिया है कि आपको ये भी याद होना चाहिए, आ भी सकता है रासायनिक नाम। तो जो बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा का सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने बहुत लर्न किए होंगे अपने हाई स्कूल एंड इंटर में। सो अब भी उनको याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में वो यूज होने वाले हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। एक बार फिर से हम लोग सारे के सारे देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, हरगोविंद खुराना जी ने की थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। एलिसा परीक्षण किस लिए होता है, एड्स के लिए एलिसा परीक्षण होता है। हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन के। उसके बाद क्वेश्चन आया है गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 280 यानी कि 9 माह और 10 दिन का। लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे, रेप्टाइल यानी कि सरीसृप से। लार की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय और पीएच होता है इसका 6.5। परमाणु बम के आविष्कारक ऑटो हैन। भारी जल किसे कहा जाता है, D2O यानी कि ड्यूटीरियम ऑक्साइड को। बेकिंग सोडा का सूत्र व रासायनिक नाम NaCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सारे क्वेश्चन मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिए हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो मुझे बताइएगा, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बिकॉज ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं फिर से ये बात को बोल दे रही हूँ। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ में सबके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।